होलोग्राम टेक्नोलॉजी या टेलीपोर्टिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है और उसके ज़रिए 1 सेकंड के भीतर कोई कहीं से भी हमारे साथ आकर कैसे खड़ा हो सकता है, सब कुछ आज आप अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। दरअसल बात आज भूतनाथ की हो रही है, अमिताभ बच्चन की हो रही है, जो मौजूद तो मुंबई में है, लेकिन चंद सेकंड के बाद और हम जिक्र जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारे साथ आकर वो खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, लार्जर देन लाइफ, जब भी टेलीविज़न स्क्रीन के बाद जब सिनेमाई स्क्रीन को देखते हैं तो जहन में सिर्फ यही एक शब्द रेंगता है। तो बाकायदा आपको आज लार्जर देन लाइफ वाली स्थिति भी नजर आएगी जहां अमिताभ बच्चन होंगे, और साथ ही वो सारे सवाल जो चुनाव को लेकर हर किसी के जहन में लगातार रेंगते रहते हैं कि क्या है दरअसल भूतनाथ का मतलब क्या है। आखिर भूतनाथ रिटर्न तो इतनी जल्दी हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी वापसी क्यों नहीं हो पाई। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन राजनीति को छोड़कर आए, लेकिन उसके बावजूद भी कई फिल्मों के जरिए उन्होंने राजनीति में दस्तक देनी शुरू की। चंद तस्वीरों को पहले देख लीजिए। जो फिल्म आज रिलीज हुई है, जबरदस्त काम है, और इसके जरिए यह भी बात अब सामने आ रही है कि इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश यह भी है कि वोट देने के लिए हर किसी को घर से बाहर निकलना चाहिए, और अगर वो सोचता है कोई शख्स कि दरअसल वोट नहीं देगा तो फिर नेता भी वैसे ही मिलेंगे जैसे वो घर में बैठ के सोचते रहे। तो भूतनाथ का ये सारा अंदाज आज खुद हमारे साथ वो होंगे, और भूतनाथ रिटर्न्स के जरिए जो पॉलिटिक्स को सुधारने की बात है, जो सवाल हैं लोगों के जहन में, उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन हमारे साथ चंद सेकंड के भीतर जुड़ जाएंगे, और वो मुंबई से दिल्ली आएंगे, चंद सेकंड के भीतर पहुंच जाएंगे, जिक्र होगा और वो आ जाएंगे। ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखला रही हैं, ये फिल्म आज ही रिलीज हुई है, और इस फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन पहली बार समूचे देश में घूमते रहे, तमाम जगहों पे जाते रहे, बताते रहे। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि दरअसल अब इस बात का जिक्र चल निकला है कि क्या चुनाव आयोग भी इस फिल्म को देखने के बाद टैक्स फ्री करने की बात कर देगा, क्योंकि फिल्म के जरिए बड़े संदेश हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने से लेकर जनता के भीतर एक जागरूकता कैसे फैलाई जाए, जागरूकता कैसे दी जाए। हो गया, लेकिन 7 साल की अकल है तेरे में। साला और एक्टिंग करता है, पुणे में चलता है। ट्रेलर हिट तो पीछे नहीं। तो मुंबई में जहां से अमिताभ बच्चन को हमारे साथ पहुंचना है, उस जगह उनकी एंट्री हो चली है। चलिए पहले हम आपको मुंबई के दृश्य दिखला देते हैं जहां अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं। यार ये भूत इतना फनी क्यों होता ये है? बांद्रा है मुंबई का, वहां का 5 सितारा होटल में अमिताभ बच्चन आप देख पा रहे हैं वो पहुंचे हैं, और अमिताभ बच्चन को बिल्कुल इसी तरीके से, इसी वेशभूषा में हम यहाँ लेकर आएंगे। इस वक्त वो मुंबई मौजूद हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि जनाब कहाँ जाना है। ये आप होटल में ले आए हैं हमें, लेकिन हमें जाना तो दिल्ली था। तो जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र हम कर रहे हैं, जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, देखिए लिफ्ट की व्यवस्था है, लिफ्ट से वो ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस लिफ्ट के ज़रिए वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। दरअसल इस लिफ्ट के ज़रिए उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से 1 सेकंड के भीतर उन्हें दिल्ली लेकर हम आएंगे। तो आइए अब सीधे आपको पहले लिए चलते हैं अमिताभ बच्चन के पास ही, जो कि मुंबई मौजूद हैं। और अमिताभ जी अब आ जाइए, क्योंकि लार्जर देन लाइफ हम लोगों ने आपको सिल्वर स्क्रीन पे बहुत बार देखा है, और ये अमिताभ बच्चन प्रकट हो गए हमारे सामने। लेकिन अमिताभ बच्चन जी आप अपने साइज़ में आइए, क्योंकि ये ऐसी साइज़ है जो कि सिल्वर स्क्रीन पे जब आगे वाला दर्शक होता है, कुर्सी पर बैठा रहता है, तो नज़रें उठा के देखी जाती है। अमिताभ बच्चन हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। अमिताभ बच्चन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप दिल्ली में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं दिल्ली में ही समझ लीजिए हूँ। कमाल का काम किया है आपने, बड़ा आपको? जी आवाज आ रही है, और अद्भुत काम किया है आपने इस फिल्म में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें, आप लोगों से जब तारीफ सुनते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते। और ये फिल्म जब हम देख रहे थे तो हमें याद आ रहा था कि राजीव गांधी ने तो 18 बरस किए थे, वोट डालने के अधिकार दिया था, लेकिन अखरोट को देखकर लगा कि अब 10 या 11 बरस हो जाना चाहिए। जी कुछ लेखन हमारी फिल्म का ऐसा ही था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां कहानी में बनती हैं जिसमें ये तय किया गया कि अखरोट जो हैं वो प्रोत्साहित करेंगे हमें
चुनाव लड़ने के लिए और सबको प्रोत्साहित करेंगे हम सब मिल करके कि वो अपना वोट डालें। अमिताभ जी, एक सवाल लोगों के जहन में बार बार आता है, आप इतना अद्भुत काम इस पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर भी कर लेते हैं, और भूतनाथ हमने पहली वाली फिल्म भी देखी थी, यह भी देखी, 8 साल में यह फिल्म रिटर्न के तौर पर आ गई, लेकिन 27 बरस हो गए आप राजनीति में नहीं लौटे, ऐसा क्यों? सर बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन बच गया मैं। बच गया। और वहाँ से मैंने एक बार संन्यास ले लिया और त्याग दिया, उसे अपनी एक हार मान ली है मैंने, और वहाँ दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, इस फिल्म को देखते वक्त अमिताभ जी लगता है कि आपकी वन लाइनर जो है इस फिल्म में जो चलती है, वो लगता है कि वो डायलॉग का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके अंदर से निकले हुए शब्द हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब कलाकार को कोई भी वाक्य दिए जाते हैं, कोई पटकथा लिखी जाती है, तो और जिस तरह का किरदार जो लेखक हैं या जो निर्देशक हैं उनके मन में एक भावना सी बनती है, तो उसको निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने आप को प्रोफेशनल कलाकार मानते हैं, तो जो लिखा गया है और जो जिस तरह से निर्देशक चाहता है उसी तरह हमको निभाना पड़ता है। हाँ, ये सही बात है कि जब हम लोग इस किरदार को करते हैं तो हम ऐसा ही अनुमान लगाते हैं कि जो बात हमारी आ रही है वो दिल से ही आनी चाहिए। तो जब ये फिल्म दस्तक देने को तैयार थी, तब आपने एक ट्वीट किया था कि अब चुनाव में एक भूतनाथ की भी जरूरत है। जी, वो दरअसल एक फिल्म की लाइन थी। शायद अगर आपने फिल्म देखी होगी तो पता चलेगा कि इसी तरह एक स्टूडियो में दोनों प्रत्याशी आमने सामने बैठे हैं और उनके साथ एक इंटरव्यू चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है, और जो भाव हैं जो कि हमारे अपोनेंट हैं वो एक प्रश्न पूछते हैं, तो वो भूतनाथ कहता है कि जब देश के भविष्य का सवाल हो तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो भूत की भी बनती है। तो उसे मैंने ट्वीट कर दिया। इस देश को चलाने के लिए भूतों की जरूरत नहीं है ना? ये तो संभव नहीं है, ये केवल एक कल्पना है, और अगर काल्पनिक रूप में अगर एक कोई सटार के रूप में थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया जाए और उसमें थोड़ा सा हम मनोरंजन भी डाल दें, तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को पसंद आएगी। और कल्पना अगर यथार्थ से भारी पड़े तो? अब ये तो दर्शकों के ऊपर है, हम तो कह नहीं सकते। हमने तो अपनी तरफ से जो काम करना था सो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि अगर दर्शकों के मन में थोड़ी सी भी अगर इस फिल्म को लेकर के जागरूकता बनती है तो इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं, हमने इस फिल्म को देखा अमिताभ जी, और इस फिल्म को देखने के दौरान दरअसल सिनेमा हॉल में आप जब सिल्वर स्क्रीन पे थे और लार्जर देन लाइफ की स्थिति में नज़र आ रहे थे और आपके जो डायलॉग्स चल रहे थे बीच बीच में आते थे, लोगों के जहन में एक सवाल था कि तत्काल की राजनीति जो है उसमें इस तरह की परिस्थितियां क्यों नहीं आ सकती हैं, ऐसे शख्स क्यों नहीं आ सकते हैं। सवाल हमारा ये है दरअसल कि हमें 1984 इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आप राजनीति में आए थे, और उससे पहले अमिताभ का मतलब दरअसल वाकई 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस था, और आपके ज़रिए ये मान लिया गया था आप आएंगे और जस्टिस मिल जाएगा। जी, तो वो भूल थी, क्या था वो? देखिए, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1984 में जो हमारा निर्णय था वो एक भावुक निर्णय था, और बहुत जल्दी मुझे पता चला कि भावुकता जो है वो शायद राजनीति में काम नहीं करती है। राजनीति एक अलग किस्म का खेल है जो कि मुझे नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब प्रयत्नशील होते हैं कि जब भी हम पर कोई जिम्मेदारी दी जाती है या चुनाव के ज़रिए जब हमें चुना जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी न केवल अपनी ओर से बल्कि जनता जिसने हमें लोकसभा में उठाया उसकी ओर से भी हमको प्रयत्नशील होना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो कोशिश होती है, और जितने भी प्रत्याशी हैं सबके मन में ऐसी एक भावना अवश्य उठती होगी। वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो बात की बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानना चाहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो बिना इस धैर्य के कि हमें देश के लिए कुछ करना है इस तरह से चुनाव लड़ता होगा। तो निजी तौर पर आपका क्या मानना है, इस समय देश जो है चुनाव के मूड में है, क्या वाकई कोई परिवर्तन की सोच लोगों के जहन में है? आप खुद क्या सोचते हैं? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि आपने कहा, ये चुनाव का माहौल चल रहा है,
और इस दौरान कुछ भी कोई भी बोल दे, और ख़ास तौर से एक ऐसा शख्स जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो पता नहीं वो उसका इस्तेमाल किस तरह हो, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, तो उससे मैं दूरी रहना चाहता हूँ। नहीं, आप दूर रहिए, लेकिन एक निजी विचार होता है ना कि जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने आपकी फिल्म सत्याग्रह भी देखी थी, वो भी फिल्म कहीं ना कहीं जी हाँ। तमाम चीज़ें डायलॉग होती हैं अमिताभ जी, लेकिन एक निजी मन होता है, देखता है समाज में। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि ये एक सिनेमा है, ये काल्पनिक एक कला है, और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले हम अपने किरदार को देखते हैं कि उसे क्या करना होगा, उसके बाद फिर जो निर्देशक कहता है उसे हम करते हैं, और उसे निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। अब अमिताभ जी, उसको वैसे एक निजी रूप में ले लेना, फिर जी नहीं, जी सुनिए मेरी बात, फिर वो एक्टर नहीं रहता, वो फिर वो एक्टिविस्ट हो जाता है। आप और मैं एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट हूँ नहीं, एक्टिविस्ट होने से कतराते तो हैं। केवल मुझे एक कलाकार ही रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए, देखिए संयोग ऐसा है, आप मुंबई में हैं, हम दिल्ली में हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी या टेलीपोर्टिंग टेक्नोलॉजी कहिए, उसके ज़रिए अभी हम लोग एक साथ भी हैं, लेकिन आपने दिल्ली में भी बहुत वक्त बिताया है। जी हाँ, मेरे ख्याल से बाबूजी का घर था और आप वहाँ रहते थे, जहाँ तक हमें याद है, और आपने जिक्र भी किया है। इन दोनों शहर में खासियत क्या है, या दोनों में अलग क्या है? रहता तो अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, हमारा घर अभी भी, बाबूजी का घर वहीं है दिल्ली में जी। और आता जाता रहता हूँ। दिल्ली राजधानी है, और जाहिर है कि राजधानी में एक राजनीतिक एक वातावरण एक बना रहता है हमेशा। मुंबई थोड़ा सा व्यावसायिक है, कॉस्मोपॉलिटन जगह है, और यहाँ पर अलग वातावरण होता है। बस यही अंतर मुझे तो लगता है। वैसे आम आदमी सब जगह हैं, और जो तकलीफ़ें लोगों को दिल्ली में हैं वही तकलीफ़ें मुंबई के लोगों को भी हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हाँ, दिल्ली पहुँचते ही ऐसे लगता है कि ये एक राजनीतिक वातावरण है, बहुत ही भव्य वहाँ पर इमारतें हैं, लोग बाग हैं जो कि राजनीति से संबंध रखते हैं, और उनका हम सब आदर करते हैं, और देश की जो राजनीति चलाते हैं उनका वो गढ़ है। यहाँ मुंबई में इतना शायद वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने व्यवसाय से मतलब रखते हैं। दिल्ली सत्ता और ताकत का प्रतीक है। जी, मुंबई हाँ, सपने ताकत का जगाने प्रतीक वाला तो है। शहर है। जी, तो आप सपने बेचते हैं? जी बिल्कुल। सपने ऐसे नहीं है कि दिल्ली में भी नहीं देखे जाते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि दिल्ली में भी लोग सपने देखते होंगे। राजनीति में भी लोग सपने देखते हैं, कैसे देश को चलाया जाए, कैसे और उसकी बढ़ोतरी हो, आगे कैसे बढ़ा जाए। जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसको वो चुनते हैं या उसका पार्टिसिपेशन करते हैं अपने काम में, वो इस तरह से एक सपना तो देखते ही होंगे कि एक नए दिन वो भी आगे बढ़ें, राज करें या सत्ता में आएँ। तो ऐसा नहीं है कि सपने वहाँ भी नहीं देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ के सपने कुछ और होते हैं, यहाँ के शायद कुछ और। आपके जहन में कभी ये नहीं आता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस समय 2-3 ध्रुव जो टकरा रहे हैं, उसमें एक कोई आम आदमी की वेशभूषा में है, दूसरा शख्स जो है एक ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार के सदस्य से आपकी भी मित्रता, दोस्ती, यारी सब कुछ रही है, जिसका जिक्र होते रहा है, और तीसरा शख्स एक ऐसा है जो कि खुद संघर्ष के ज़रिए एक पहचान उसने गुजरात के ज़रिए अपनी बनाई है। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी, गुजरात का नहीं हूँ मैं, टूरिज्म वहाँ चलाता था। सिर्फ टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं? गुजरात के जो टूरिज्म है उसके लिए उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कह करके मुझे गुजरात के साथ संबंधित करना, केवल गुजरात के साथ संबंधित करना, ये शायद उचित ना होगा। कोई और भी प्रांत अगर मुझसे कहेगा उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, तो मैं अवश्य काम करने के लिए तैयार हूँगा। ये तो केवल इत्तेफाक है कि गुजरात ने मेरे सामने ये एक प्रस्ताव रखा कि
जहाँ पर टूरिज़्म अच्छा है इसको बढ़ावा दिया जाए, तो मैं उसमें तैयार हो गया। और कई बार मैंने बहुत सी ऐसी जगहों में काम किया हुआ है, जैसे सौ लुमेर हैं, बहुत जगह पर ग्वालियर फोर्ट हो, गोलकुंडा फोर्ट हो, तिरुपति फोर्ट हो, जलियांवाला बाग हो, खजुराहो हो, इन सब जगह मैंने अपनी आवाज़ और कमेंट्री दी है सौ लुमेर में। तो ऐसा नहीं है, जहाँ कहीं भी अगर देश का उद्धार हो सके तो मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो चाहे पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन हो, चाहे गर्ल चाइल्ड के लिए हो, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने मुझे उनका प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये सब काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और इसमें देश की भलाई हो ये मैं सोचता हूँ। तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपसे पूछते होंगे कि देखिए अभी तो आप धौलावीरा या फिर सोमनाथ का जिक्र करते हैं, और एक वक्त आप अपने तौर पर यूपी का भी कहा करते थे कि जुर्म यहाँ कम है, यूपी में दम है, वो एक पॉलिटिकल मसला था। तो इन दोनों के बीच कभी कोई तुलना करता है क्या? जी, कई लोग करते हैं और आरोप भी लगाते हैं, और इसके बारे में वो अपनी घृणा जो है कभी दिखाई गए थे सरकार फाइलों में थे, जिससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर जुर्म जो है वो कम है, इसलिए वो वाकई हमने कहा। हालांकि मुझे किसी राजनीतिक मुद्दे के को लेकर के मुझे ये नहीं करना था, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को पहले सफाई मांगी उनकी कि मुझे बता दीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं। तो कोई पॉलिटिकल आपको लगता है कि आज आप, चूंकि एक हम लोग बातचीत संयोग से राजनीति पर आ गए हैं, लेकिन ऐसे मौके पर आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल एक 1984 में आप राजनीति में आए, वह तो आपके दिल में एक टीस बनी हुई है आज भी कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन तब से लेकर अब तक आपको लगता है कि राजनीति में कहीं भी किसी भी रूप में आपको उसको छूना भी नहीं चाहिए था, गलती हो गई? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर ये मान लूँगा तो फिर जो मेरा इरादा था और जो भावनाएं थी उस समय, वो फिर झूठी साबित हो जाएंगी, और वो सही नहीं हुई। मेरी भावनाएं उस समय बिल्कुल सही थी। जो कार्य कहा था करने को, उसमें मैं विजयी हुआ, और विजय होने के बाद मुझे लगा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, या नॉन क्वालिफिकेशन कहना चाहिए, वो जिन लोगों ने मुझे चुना है उनके ऊपर मैं ठोक दूँ, ये मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उससे छोड़ दिया। आराध्या अभी बहुत छोटी है, लेकिन हमने फिल्म हॉल में देखा बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख के खुशी से उछलने लगते थे, तालियां बजा रहे थे इस फिल्म में। तो आराध्या भी ये फिल्म देख पाएगी? हम यही उम्मीद करते हैं कि वो देखे। अभी तो बहुत छोटी है और इतनी ज़्यादा समझ नहीं उन्हें। कदा कभी टेलीविज़न पे वो मुझे देख लेती हैं, तो वो दादाजी कह के बुलाती हैं, पर थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर उनको ये फिल्म दिखाएंगे। तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं जब वो आपको टेलीविज़न या स्क्रीन पर देखती हैं कि उनको लगता है सचमुच में आप वहीं पर हैं दादाजी? जी, जब मैं उनके साथ नहीं होता हूं तो वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, चाहे वो सड़क पे घूमने जा रही हो गाड़ी में और कोई हमारा इश्तिहार देख लिया या पोस्टर देख लिया, तो उंगली उठा करके वो सबको बताती हैं कि ये दादाजी हैं। और जब मैं कमरे में होता हूं तो कभी मुझे देखती हैं, कभी टेलीविज़न को देखती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वहाँ कैसे पहुँच गया। जी ये फिल्म जो बनी, भूतनाथ आई, भूतनाथ रिटर्न आई, सामान्य तौर पे जो फिल्में होती हैं उसमें ये लगता है कि डायलॉग्स जो होते हैं फिल्म के, वो आप एक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, लेकिन ऐसी फिल्म हमें लगता है कि शुरुआत में ही पूरी कंसीव की जाती है। तो क्या ये फिल्म पहले पूरी कंसीव करके आप इस कैरेक्टर में ढले, या आपको लगा नहीं डायलॉग्स आते गए आप जीते चले गए, क्या स्थिति रही? नहीं जी, आजकल थोड़ी बहुत प्रगति हो गई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। एक पूरी बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, हम निर्देशक निर्माता के साथ बैठते हैं और फ्लोर पे जाने से पहले हम सब लोग मिल करके विश्लेषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ सुझाव भी देते हैं साथ साथ। और काफ़ी डिस्कशन के बाद जब सब कुछ तय हो जाता है तब हम लोग फ्लोर पे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है एक प्रोफेशनल के तौर पर कि जितनी भी बहस करनी हो सब्जेक्ट को लेकर के, वाक्यों को लेकर के, जो लिखावट है उसे लेकर के, किस तरह ये फिल्म बनेगी उसको लेकर के, ये सारी बातचीत जो है ये हम फ्लोर पे जाने से पहले कर लेते हैं। एक बार मैं कैमरा के सामने जाता हूँ, फ्लोर पे जाता हूँ, तो फिर जो कप्तान है जहाज़ के और निर्देशक हैं,
मैं उनकी मानता हूँ, वहाँ पर फिर बहस नहीं। तो आपने जितनी भी पॉलिटिकल फिल्म की उसमें आपको अपनी बेहतरीन सबसे फिल्म कौन सी लगती है? तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब हम इस इरादे से तो करते नहीं कि ये फिल्म जो है ये पॉलिटिकल होने वाली है। हम केवल उसको अपना किरदार देखते हैं, कहानी देखते हैं, और जितनी भी फिल्में हुई हैं वो सब के सब मुझे पसंद हैं। उनकी कहानी, चाहे वो बहुत पुरानी एक फिल्म थी मैं आज़ाद हूँ वो हो, जी। या आरक्षण हो, चाहे सत्याग्रह हो, ये सारी फिल्में सब अच्छी लगती हैं मुझे। एक फिल्म आई थी 1975 में, हमें याद है, उसमें इंदिरा गांधी का रोल को लेकर वो फिल्म पूरी बनाई गई थी और उसमें संजीव कुमार भी थे। उस समय से एक पॉलिटिकल फिल्म का दौर शुरू हुआ था। आपने चूंकि मैं आज़ाद हूँ का जिक्र किया, एक बात बार बार आती थी कि जब आप राजनीति से आपको वितृष्णा हो गई थी, एकदम से आप छोड़ के निकले थे, और मेरे ख्याल से फिल्म 1989 की है मैं आज़ाद हूँ, तो उसमें आपका एक बिल्कुल नया रोल लोगों को देखने को मिला था। आप जिस तरीके से आक्रोश में थे लोगों के बीच जाते थे, वहाँ पर फिर गीत था जितने बाजू जितने दम गिन ले दुश्मन ध्यान से, तो वो लग रहा था कि आपके अंदर के जो भी रिएक्शंस थे वो निकल रहे हैं जो पॉलिटिकल मंच पे आप नहीं निकाल सके। ये सही है क्या? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम लोग एक किरदार करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो मन से हो, ऐसा लगे लोगों को जो हमारा काम देख रहे हैं कि ये वाकई हमारे अंदर से बात निकल रही है। कहीं ना कहीं ले तो बात झूठी लगती है, और ये एक कलाकार की हैसियत से हमारे लिए एक नेगेटिव होता है। कोई ऐसा समझ ले कि आप जो कह रहे हैं उसमें हमें आपका ये नहीं लगा कि आप मन से कह रहे हैं। कलाकार की एक ये बात होती है कि जो कुछ भी उसे दिया जाए कहने को, करने को, उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई नज़र आए, और अगर आपको लगता है कि वो सच्चाई आपको नज़र आई है तो फिर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने ऐसा सोचा, और मैं आदर करता हूं आपका इस पर। और बच्चे अच्छे कलाकार होते हैं या जो मैच्योर हो चुके होते हैं वो होते हैं? अरे साहब, बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे कलाकार होते हैं। उनके सामने काम करके बड़ा डर लगता है, क्योंकि निडर होते हैं वो, उनकी कोई पहले से ट्रेनिंग होती नहीं है, लेकिन होते हैं बड़े सक्षम और बहुत होनहार, और न जाने क्या वो कैमरा चालू होने के बाद क्या कर बैठें, इसके लिए हमें बड़ा चौकन्ने रहना पड़ता है। तो कई बार लोगों ने पूछा कि आप एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, उसको कैसे पता चलता है कि अब क्यों उसका आने वाला है, उसको कुछ बोलना है। हाँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब होता है, हमें थोड़ा गंभीर ढंग से देखना पड़ता है उन्हें कि पता नहीं वो कब क्या बोल देगा, और हमें अपने वाक्य को याद रखना पड़ेगा कहाँ पर हमें बोलना है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो ये जो पार्थ हैं जिन्होंने भूमिका निभाई है अखरोट की, ये बहुत ही सक्षम कलाकार हैं। ये मराठी सिनेमा से आए हैं और अद्भुत काम किया इन्होंने, जैसा कि आपने देखा भी होगा जी। और एकदम नेचुरल एक्टिंग होती है। हम सब जितने भी कलाकार हैं कैमरा के सामने जब जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम जो है वो बड़ा नेचुरल होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसको पहले से पढ़ा हुआ है या सीखा हुआ है। और ये जो छोटा सा बच्चा है ये ऐसे काम करता है जैसे एकदम नेचुरल है, और इनके मन जी जी आइए अमिताभ जी, आप कहाँ चले गए? बीच में गायब हो गए थे। आ गए। कहाँ? मैं तो यहीं हूँ। जी जी, अब आप लौट आए। बीच में आप माने लुप्त हो गए थे। आपकी फिल्म में भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसी तरीके से, जिसमें आपका कंकाल आ जाता है, और हनी सिंह के साथ जो आपका गीत है। जी जी, तो उसी टेक्नोलॉजी के तहत हम आपको मुंबई से यहाँ ले आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि पहली बार आपने आज तक में इस टेक्नोलॉजी को आपने प्रवेश किया है, उसको स्वीकारा है, और अब इसका हम प्रदर्शन देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जरा ना होते हुए भी आप हमारे सामने हैं। अरे जनाब, बिल्कुल, आप तो ऐसे भी दिलों में बसते हैं। लेकिन एक बात आप कह दीजिए इस फिल्म के लिए, और इस चुनाव के मौके पर कोई संदेश दे दीजिए, लोग जो है इस फिल्म के जरिए समझ लें, कैमरे पर देखकर। मेरे ख्याल से इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश जो है वो ये, वो कह रहे हैं कैमरा को देख करके बोले, तो इधर देखें। हाँ, यस, राइट। जो सबसे बड़ा संदेश वो ये है कि
प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना वोट देना चाहिए। वोट न देने से कहीं ना कहीं हमारा जो एक अधिकार है देश का, एक डेमोक्रेटिक नेशन का अधिकार है, प्रजातंत्र का जो अधिकार बनता है प्रत्येक नागरिक का, उसे हम कहीं खो देते हैं। और यही एक दिन है जहां आप अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी मन की भावनाओं को बिना किसी अड़चन के आप उसे व्यक्त करते हैं। तो अपना वोट डालने जरूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हाथ बढ़ाएंगे हमसे मिलाने के लिए, संभव है? हाँ जी, आप हाथ बढ़ाएंगे, हाथ हम लोग मिलाने लगे कि मुंबई और दिल्ली के हाथ भी मिल गए, दिल तो मिले हुए थे। यस, चलिए। जी हाँ, हाथ बढ़ा दिया मैंने। ये वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब वापस अमिताभ बच्चन अपनी दुनिया में मुंबई पहुंच रहे हैं, 1 सेकंड के भीतर वापस मुंबई। ये है वो टेक्नोलॉजी जो आज तक लेके आया है। आप घर बैठे बैठे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और इसका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। सामने बात कीजिए, वापस अपने घर।